नमस्कार दोस्तों। कश्मीर में जो बड़े बदलाव हुए थे 2019 में, वो 5 अगस्त को हुए थे। और बड़े बदलाव क्या हुए थे? कश्मीर को पूरी तरह से भारत में अंगीकार कर लिया गया था। और ये 7 दशक से ज्यादा अवधि के बाद हुआ था कि जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उसको मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। यानी 370 खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया। और जम्मू कश्मीर भी एक वैसे ही राज्य की तरह हो गया जैसे हमारे बाकी के राज्य हैं। यानी वहां पर जो लोगों को सुविधाएं मिलनी थी, वो उसी के बराबर मिलनी शुरू हुई जो कि भारत के दूसरे राज्यों में मिलती हैं। तमाम योजनाएं और जो भी कानून थे, वो सब जो भारत में दूसरे जगहों पर लागू होते हैं, वही जम्मू कश्मीर में लागू होने शुरू हुए। अपेक्षाकृत जम्मू कश्मीर अब शांत है। वहां किसी तरह की बड़ी आतंकवादी वारदातें हो रही हों, ऐसा सुनने में नहीं आता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी अब वैसी वारदातें नहीं हो रही हैं। अब जो फायरी स्पीच होती थी वहां की पॉलिटिकल क्लास की, वो भी बंद है लगभग। तो आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। भाऊ तोरसेकर मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। भाऊ, आपका बहुत स्वागत है। तो पहली टिप्पणी, 1 साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में जो बदलाव किया था 1 साल पहले, आपको कौन से बदलाव दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में? अगर एक पुरानी बात याद करो तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो गृह मंत्री है या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, जी। इन्होंने बाकी दुनिया के जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे ज्यादा उज्बेकिस्तान के दिवंगत प्रेसिडेंट थे करीमov, उनकी बात ज्यादा सुनी होगी। क्योंकि जी। मुझे याद है 2001 में जब न्यूयॉर्क पर हमला हुआ था अलकायदा का, वो जो WTC का बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, गिराई गई थी हवाई जहाज, तो नाइन उसके इलेवन। बाद जब जोरों जोरों से सब चर्चा चल रही थी तो अफगानिस्तान का नाम आया था, पाकिस्तान का, सऊदी का, सबका नाम आया था। तो उनसे सटा हुआ एक देश है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान से अमेरिका के कुछ पहले CIA के लोग अफगानिस्तान में घुसे थे नॉर्दर्न अलायंस को मिलने के लिए वगैरह। तो उस समय उनका एक इंटरव्यू CNN पर मैंने देखा था। जी। तो उनको एक सवाल पूछा गया कि आप तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से सटे हुए हैं और आपकी 99% पॉपुलेशन तो मुस्लिम है, फिर भी आपके यहाँ इस्लामिस्ट या टेररिस्ट क्यों नहीं है? तो उन्होंने एक बढ़िया भारी जवाब दिया था, वो मुझे अभी भी याद है। जी। वो बोले थे कि मेरे यहाँ, हमारे देश में, उज्बेकिस्तान में, ये ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है टेररिज्म का, वो ही नहीं है। तो एंकर था या सवाल करने वाला था, उसने पूछा ये टेररिस्ट, इस्लामिस्ट टेररिस्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है? तो बोला इंटेलेक्चुअल्स ये टेररिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड होते। तो मतलब मेरे देश में यानी उज्बेकिस्तान में जो जो कोई इंटेलेक्चुअल है उसको मैंने जेल में डाल दिया। तो जी। यहाँ हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होता। तो उन्होंने जो कहा था वो 1 साल पहले कश्मीर में इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया। तो आप बोले ना कि कोई बड़ी वारदातें नहीं हो रही है, जी। बड़े भारी आग लगाने वाले भाषण नहीं हो रहे, जी। तो मेरा ख्याल है अमित शाह ने उनका सुना होगा कि अगर जी। कश्मीर को मुट्ठी में लाना है, वहां शांतता प्रस्थापित करनी है, तो करीमov का सुनना पड़ेगा। और करीमov का सुनना क्या था कि टेररिस्ट को मत मारो, पहले इनको पनपने देने वाले, उनका संगोपन करने वाले जो है उनको पहले बंद करो, उनके मुंह बंद करो, उनको जेल में डाल दो, तो बाकी स्थिति प्रशासन हैंडल कर सकता है। तो जी। उन्होंने 370 उठाने के पहले, 335A उठाने के पहले ये लोग जो थे उनको अंदर डाल दिया था। जो कानून है कोई PML वगैरह वो लगाकर उनको अंदर डाल दिया।
जो जो थे, हुर्रियत वाले थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे, पीडीपी के थे, जो जो कोई ये उकसाते थे, हाँ। उनको उठाकर अंदर डाल दिया तो काम आसान हो गया। आसान, कर्फ्यू लगा दी, अब जी। चिल्लाने की जगह ही नहीं थी। तो एक बात इसमें ध्यान में हमें रखना जरूरी है, पुलिस फोर्स जो होता है कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, हमारे पास जो फोर्स होता है वो पॉपुलेशन के 1% होता है, 1 या 2% होता है। जी। तो उसमें से पॉपुलेशन में 1-2 लोग गड़बड़ करने वाले होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग गड़बड़ करेंगे, तो ये 2 ऑर्गेनाइज लोग को 5 लोगों को कंट्रोल करते। लेकिन जब 10, 15, 20 लोग हो जाते तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जी। और जब इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, प्रस्थापित गवर्नमेंट जो होती है, वो अगर इनको नहीं कंट्रोल कर पाती तो आम आदमी जो है उसको तो शांति चाहिए। वो मानता है कि ये गवर्नमेंट नहीं चलने वाली, ये गवर्नमेंट नालायक है, उसका गवर्नमेंट और कानून पर भरोसा उठ जाता है। जी। इसलिए देखो, कानून की एक बात आप समझ लो, कानून कोई समझाने वाली बात नहीं, लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड, उसमें सख्ती होती है। कानून समझाने वाली बात नहीं है, वो एनफोर्स करने वाली है। एनफोर्स का मतलब सख्ती से पेश आना। तो कश्मीर में यही खत्म हो गया था। पुलिस ये आर्मी लाओ, अपने आर्मी लाने से क्या मतलब था? अगर आर्मी के ढंग से सिचुएशन हैंडल नहीं करेगी तो आर्मी नहीं रहती, जी। वो पुलिस से भी बदतर हो जाती है। तो इसलिए जब पहले इनको उठाया गया, बंद कर दिया गया, तो ये जो जो उधर के जवान थे, जो कोई काम ऐसा करने वाले थे, वो तो मेले में गुम हो गए, बच्चे जैसे हो गए। उनके माँ बाप भी नहीं थे, अब कहाँ जाए, क्या करे, उसको पता नहीं चल रहा था। वो तितर बितर हो गए, तो उनको कंट्रोल करना आसान था। उनके पीछे खड़े होने वाला कोई था तो उसको पहले बंद कर दिया और कश्मीर का मामला आसान हो गया। अभी कश्मीर का मामला हम बोल रहे थे 70 साल, लेकिन मामला क्या था? मामला कुछ भी नहीं था। हमने ही अपने घर में अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दिए और बोल रहे थे कोई हमको यहां से निकाले, कोई हमको निकाले। अरे कैसे निकालेगा? दरवाजे की कुंडी तो तुमने अंदर से बना लगा कर रखी है, वो खोल दो, दरवाजा खुल जाता है। जी। इतनी सीधी बात थी। हमने 370 हटाया, 35A हटाया, क्या हो गया? तो हमने पहले मान लिया कि कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है, और पूरे महाराष्ट्र हो या यूपी हो या बंगाल हो या तमिलनाडु, उससे कश्मीर अलग नहीं है। ये हम ही नहीं मान रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं मान रहे थे। अब हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो डिस्प्यूटेड लैंड बोलता है तो उस पर यूनो का, राष्ट्र संघ का अधिकार शुरू हो जाता है। अब हमने वही हटा लिया है तो उसमें कोई इंटरनेशनल, कोई किसी को अधिकार ही नहीं बचा है। ये हमारा मामला है, हम देखेंगे। अभी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें अगर कुछ करना है तो हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। जिस दिन बिल्कुल। हम तय करेंगे तो हम निकल जाएंगे, हम कब्जा कर लेंगे। जैसे ही अभी ये मामला, कश्मीर का जो मामला है, वो नक्सलाइट जैसा बन गया है, तो उस पर कोई हमको पूछ नहीं सकता। तो ये बात हमको 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, तो बिल्कुल सीधा मामला बन गया कि हम ही मानने लगे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर लद्दाख ये पूरा का पूरा हमारा है। ये हम ही 70 साल से नहीं मान रहे थे। तो सीधी बात, सीधी जो आम जिंदगी की बात है, उसमें क्या होता है, हमने ही कुंडी अंदर से लगा के रखी थी और बोल रहे थे अभी क्या करें, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो अमित शाह ने बिल्कुल छोटी बात की, बिल्कुल छोटी बात, उन्होंने दरवाजे की कुंडी अंदर से निकाल ली, दरवाजा खुल गया। हम उसको बहुत बात का बतंगड़ बनाकर समझाते तो लोगों को समझता नहीं है। ये इतनी सीधी सादी बात थी कि नेहरू ने वही कुंडी लगा दी और फोन कर दिया यूनो को, ये हमारा मामला सुलझा दो। अरे वो कैसे सुलझाएंगे?
तुमने तो कुंडी अंदर से लगा के रखी है। तो अभी इसमें है और कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे हम करेंगे। अगर पाकिस्तान ने हमारी भूमि लेकर रखी है तो हम जब हमको चाहिए उस दिन हम खाली कर सकते हैं, अक्सर चीन भी खाली कर सकते हैं, इसलिए चीन की नींद खराब हो गई। कैसी कैसी बातें कही जाती थी। फारूक अब्दुल्ला का बयान आपको याद होगा, 10 बार भी अगर प्रधानमंत्री बन जाए नरेंद्र मोदी तो 370 को हाथ नहीं लगा सकते। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि वादी में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। जब ये फैसला हुआ तो गुलाम नबी आजाद से लेकर के राहुल गांधी तक कश्मीर की नाटक नौटंकी कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। क्यों ऐसा करते हैं हमारे पॉलिटिकल नेता कि जो पाकिस्तान को सुहाता है वैसे बयान आप देते हैं केवल वोट बैंक के लिए, या इसके पीछे भी कहीं कोई ऐसी साजिश है जो आप माने ना माने लेकिन वो हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के एकदम खिलाफ जाती है। देखो, हमारा हमारा शरीर जो है, हमारा बदन जो है, वो सब कंट्रोल हमारी बुद्धि मस्तिष्क करता है। अगर उसमें ही कुछ गड़बड़ कर दो तो आपके बदन पर, आपके शरीर पर आपका कंट्रोल नहीं बचता। दुश्मन जो होता है वो वहां से शुरू करता है। अगर लड़कर हम नहीं जीत सकते तो हम आपके मस्तिष्क पर कंट्रोल करना चाहते। ब्रिटिशों ने, देखो ब्रिटिशों की कितनी ताकत थी, बहुत थोड़े थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो बुद्धिमान लोग थे उनको ही अपनी सेवा में ले लिया। और हम पर राज कौन कर रहे थे? ब्रिटिश नहीं कर रहे थे, ब्रिटिश तो मुट्ठी भर थे, लेकिन इनके वेस्टेड इंटरेस्ट ब्रिटिश सत्ता में पैदा कर दिए गए। और ठीक उसी ढंग से आज हम देखते हैं कि चाइना डरा हुआ है, लेकिन चाइना से हमको डरना चाहिए, ये हमारे यहाँ के सब सेक्युलर बुद्धिजीवी हमको बताते कि भाई उनसे लड़ो मत। ये देखिए, अब जब हम सुशांत की बात कुछ दिन पहले कर रहे थे, कुछ देर पहले कर रहे थे, तो उसको डरा धमका कर कंट्रोल किया जाता है। उसके दिमाग पर पहले कंट्रोल पा जाओ। तो हमारे बुद्धिजीवियों पर कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल आसान बात होती है। हम हवाई जहाज लेते, पनडुब्बियां लेते, ये सब लेने की जरूरत नहीं होती। आप उनको पकड़ के रखो। एक बहुत इतिहास की बात बोल दूं, मार्टिन ल्यूथर किंग थे, जो प्रोटेस्टेंट पंथ जो बना क्रिश्चियनिटी में, उसके जो संस्थापक है, तो वो उनको पोप नहीं मानता था, तो चर्च के खिलाफ बहुत बोलते थे। अच्छा, जर्मनी का जो बादशाह था वो भी इनको नहीं मानता था, ये गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बात करते थे। ऐसे लोग जो होते ना, उनको मैं बुद्धिजीवी मानता हूं, और इतना लोगों को भड़काते थे। फिर एक दिन जो जर्मनी का राजा था उसको ध्यान में आ गया कि अगर इसको चुप कर दो तो बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने उनको कुछ चाहिए वो दे दिया। तो उन्होंने एक बोला हुआ वाक्य मैंने पढ़ा था, सेंटेंस, कि सत्ता कितनी भी जुल्म ढाए, सत्ता कितनी भी जुल्म ढाए, लेकिन ये बजर बट्टू लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। जी जी। भगवान जो गॉड है वो सत्ता को पसंद करता है, बजर बट्टुओं को नहीं पसंद करता। तो यही जो भाषा बोल रहे थे उल्टी भाषा बोलने लगे। तो हमारे बुद्धिजीवियों का जो है, उनका तकलीफ उनकी समझ लो। उनको मोदी आने से तकलीफ नहीं है, बीजेपी आने से तकलीफ नहीं है। वो बोलते हैं हमको बुद्धिजीवी करके रिकॉग्नाइज करो, अगर नहीं तो हम तुमको खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ जाएंगे, चीन के साथ जाएंगे। इसी कारण ही ये बोल रहे। अगर उनको मोदी ने कुछ दे दिया तो ये बिल्कुल उल्टी भाषा बोलेंगे, बिल्कुल उल्टी भाषा बोलेंगे।
क्योंकि जो देखो, एक समाज जो होता है वो कितना भी जुल्म हो सहन कर लेता है, उसके खिलाफ तकरार करने वाला कौन होता है? लाभार्थी होता है, जिसके जिंदगी में मिडिल क्लास हम बोलते हैं ना, उसके जिंदगी में सब कुछ है, खाना है, पीना है, रोटी कपड़ा मकान सब है। जी जी जी। वो पहली तकरार करना शुरू कर देता है। अब आप देख रहे थे जो प्रवासी मजदूर थे, माइग्रेंट वर्कर्स, जी जी। वो तो बेचारे चलकर जा रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी, वो तकरार भी नहीं कर रहे थे। तकरार कौन कर रहा था? राहुल गांधी। कौन तकरार कर रहे थे? एसी में बैठे एडिटोरियल लिखने वाले तकरार कर रहे थे। जी। तो जब वो तकरार करते हैं और उसमें अगर कुछ तथ्य आम आदमी को मिलता है, इंसान को मिलता है, तो वो खड़ा हो जाता है। तो ये बुद्धिजीवी जो है उनको कंट्रोल में रखो, तो वो आम आदमी को समझा देते हैं कि तकलीफ ही तेरी खुशी है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाई थी ना, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसको 50 साल हो गए, गरीबी तो हटी नहीं। लेकिन बिल्कुल। उसमें ही पूरे देश का उत्थान है, ये लोगों के मन में किसने भरा था? आज भी सोनिया है, राहुल है, वही इस देश का उद्धार करेंगे, ऐसा बोलने वाले कौन लोग हैं? देखा। तो कश्मीर में भी ये जो थे, जो गीलानी है, इनके बच्चे परदेश में जाके पढ़ते थे, तो वही लीडर बनेंगे। और जो कश्मीरी था उसके तो बच्चे लड़कर मर रहे थे, या तो बेकार पड़े हुए हैं। तो ये तरीका होता है, उनको हाथ में ले लो। और ये पुराने जमाने से चालू है। कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दे देगी। अब आप मैग्से से देखो, मैग्से से अवार्ड रवीश कुमार को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। रवीश कुमार को मिलेगा, मेधा पाटकर को मिलेगा। ये सब जिनको अवार्ड मिला है कौन है देखो। लेकिन मैग्से से कौन है? ये मैग्से से अवार्ड कैसा शुरू हुआ? मैग्से से ये फिलीपाइंस में सीआईए का एजेंट था, जी। उसकी हत्या हुई उसके नाम से। यानी जो साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म का बड़ा बोलबाला था, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं खड़ी कर सकते थे, इसलिए एनजीओ नाम की एक कंसेप्ट सीआईए ने निकाली। सीआईए कौन है आपको मालूम है? अमेरिकन बिल्कुल। स्पियोनेज की संस्था है, खुफिया उन्होंने एजेंसी। पैदा की। आज यहाँ के कम्युनिस्टों को भी मैक्से से अवार्ड मिलता है तो खुश हो जाते हैं। तो इस ढंग से ये पैदा कर देते। वो जी कौन है? जी। वो हमारी रॉय 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 नाम की आ, अंग्रेजी लेखिका है ना, अच्छा, वो अरुंधति राय। अरुंधति रॉय। तो उसको बुकर नाम के उसके कई फालतू पुस्तक रहेगा, किताब रहेगा, उसको दे दो, उसका बोलबाला करो, फिर वो आपके क्लास में इंटेलेक्चुअल करके पेश की जाती है। आज मुझे बोलिए कि संतोष ये सुशांत सिंह की हत्या का मामला चल रहा है, तो वो सब लोग कहाँ हैं जो अखलाक के लिए पुरस्कार वापसी का नाटक करते थे, हाँ सिविल हाँ। सोसाइटी करके सामने थे? तो उनकर हमारा दुश्मन कंट्रोल कर लेता है, उनको कब्जे में लेता है और ओपिनियन मेकर करके हमको पेश करता है। तो मोदी ने उनको पहले खत्म किया, बाद में अमित शाह आए, उन्होंने तो 370 और ये मामला खत्म कर दिया। लेकिन तो भाव ये इनका। जो बोल रहे हैं, आप बोलते हैं, तो जी। उनका तो रोजी रोटी खत्म हो रही है, तो वो चिल्लाएंगे ना। पर इनका प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि जो धमकियां दे रहे थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वो खून की मोदी जरा नदियां बहेगी। खून की नदियां बह जाएंगी, मोदी 10 बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हाथ नहीं लगा पाएंगे। जम्मू कश्मीर में एकदम शांति है। किसी ने कोई बिल्कुल विरोध बिल्कुल। नहीं किया, कोई सड़कों पर नहीं निकला, किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई, किसी ने छाती नहीं पीटी। सब ने इस बदलाव को तहे दिल से स्वीकार कर लिया है। तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म।
यहाँ दिल्ली में भी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर जो पॉलिटिक्स करते थे, कश्मीर पर डराते रहते थे, उनकी पॉलिटिक्स खत्म। पाकिस्तान का भी प्रोपेगेंडा ऑलमोस्ट खत्म, पूरी दुनिया में खत्म। उसने बहुत छातियां पीटी अलग अलग हमारे उच्चायोगों पर, दूतावासों में जो अलग अलग कंट्रीज में थे, लेकिन अल्टीमेटली खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। मुझे जी स्टोरियाँ बहुत पसंद आती है, कथाएं। एक बार शैतान सुबह निकला था, तो रास्ते में उनको फादर मिल गया। जो क्रिश्चियनिटी का वो जो पुरोहित होता है, उसको फादर बोलते। तो वो शैतान ने बड़े अच्छे ढंग से उसको बोला, गुड मॉर्निंग फादर, आप कहाँ जा रहे हैं? तो फादर को गुस्सा आ गया। बोला, नालायक, आज रविवार का दिन है, मैं चर्च में जा रहा था और तू मिल गया। बड़ी गालियां दी उसको। तो बोला, सुबह सुबह तुमने मूड खराब कर दिया, अपशकुन कर दिया, बहुत गालियां दी। जी तो शैतान बोला, कमाल करते, आप तो भगवान का रूप है, मैं तो शैतान हूं, मैं तो नालायक भी माना जाता हूँ, फिर जी। आप गालियां दे रहे हैं, आप कैसी भाषा कर रहे हैं? हम्म। मैंने तो एक सभ्य इंसान की तरह आपको विश किया है, आप गाली क्यों दे रहे? तो बोले, गाली नहीं तो तुझे क्या दूं, तू तो शैतान है। और भाई कहाँ जा रहा हूँ क्या पूछ रहा है? मैं तो चर्च में जाके लोगों को इस पर ही प्रवचन देने वाला हूँ कि शैतान को खत्म करो। तो शैतान बड़े धाड़ देकर हंसने लगा और बोला, फादर, आप या तो बेवकूफ हो, या तो पागल हो, या तो बदमाश हो। तो फादर और गुस्से में आ गए। बोले, तो मुझे बेवकूफ बोलता है, मुझे बदमाश बोलता है? तो बोला, बिल्कुल बिल्कुल। अगर शैतान खत्म हो गया तो चर्च का काम क्या बचेगा? जी जब तक शैतान दिखाकर लोगों को डराओगे, तब तक तो आपकी रोजी रोटी चलेगी। जिस दिन शैतान खत्म हो गया, लोगों को चर्च या गॉड या भगवान की जरूरत नहीं बचेगी। जी जी। तो इसलिए मुझे खत्म करने के लोगों के बताओ, उसमें कोई बात नहीं, जरूर प्रवचन दे दीजिए, लेकिन मन से भगवान के पास प्रार्थना कीजिए कि भाई शैतान होना चाहिए। तो ये जिनके बारे में आप बोल रहे हैं ना, जो दिल्ली में या श्रीनगर में बैठकर जो राजनीति कर रहे थे, वो तो मन से बोल रहे थे 370 रहना चाहिए, उस पर तो हमारी रोजी रोटी है। अगर कश्मीर का मामला ही हल हो गया तो हम जिंदा कैसे रह सकते? बिल्कुल। आम आदमी की भाषा में बोलते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सच के साथ, सच को अगर स्वीकार करे तो हम करेंगे। जिंदगी में जीने के लिए क्या करेंगे? जो हमेशा सिर्फ झूठ बोलते हैं, तो उनको सच से दोस्ती नहीं कर सकते ना, इसलिए वो ऐसे ही करेंगे। जी जी। लेकिन इनका इनका आग्रह इतना ही है कि भाई मोदी जी, आपको जितना चाहिए बोलिए, सच बोलिए, सच इंप्लीमेंट मत कीजिए। तकलीफ वहां से शुरू होती है। जोर जोर से बात कीजिए, कोई बात नहीं। कांग्रेस मुक्त बोलिए, कांग्रेस को खत्म कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आम आदमी या सामान्य इंसान है, उसके जिंदगी में असली बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिए। जब तक वो दुखी रहेगा, तब तक हमारी रोटी चलेगी। यानी गरीबी हटाने से, गैस लाने से, 370 तक सब जगह आप देखो, जो घोषणाएं होती थी, लेकिन लोगों के पास कुछ पहुंचता नहीं था, तब तक अच्छा चल रहा। लोगों बिल्कुल। के पास कुछ पहुंचने लगा है ना, वो तकलीफ है। तब तकलीफ शुरू हो जाती है। इनकी तकलीफ ये है कि आम आदमी अगर सयाना हो जाए तो हमको कौन पूछेगा? हमने और आपने चरारे शरीफ भी देखा है, किस तरीके से मस्जिदों में बिरयानी पहुंचाई जाती थी, वो दौर भी देखा है। पार्लियामेंट पर अटैक भी देखा है, मुंबई पर अटैक भी देखा है, और सीरियल ब्लास्ट भी देखे हैं मुंबई के। अलग अलग जगहों पर देश में हमले होते थे, बेकसूर लोग मारे जाते थे। अकेले कश्मीर में ही 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई 89 से लेकर के और 2019 तक।
और अब करीब करीब शांति, और शांति भी ऐसी कि पिछले करीब 4-5 वर्षों में 650 से ज्यादा आतंकवादी, उनके सरगना, उनके हैंडलर निपटाए गए, ठीक तरीके से निपटा दिए गए, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और हालत ये है कि जो उनके आका थे वो भी अब मांद में घुस करके बैठ गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, और भारत ने ये बता दिया कि हम केवल उनको ही नहीं मारेंगे जो बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के आएंगे, हम आपकी सरहदों में घुस करके भी अब काम तमाम करेंगे। तो पाकिस्तानी सेना भी औकात में आ गई है, इनके सरगना भी औकात में आ गए हैं, और यहाँ जो गड़बड़ियां फैला रहे थे, जो इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर कश्मीर चिल्ला करके एक कहना चाहिए कि गलत सूचनाएं पूरी दुनिया को दे रहे थे, वो भी अब खामोश हो गए हैं। तो आगे अब कश्मीर का मुस्तकबिल आपको कैसा लगता है? और जिस तरीके से पंजाब से पूरी तरीके से आतंकवाद का सफाया हुआ था, वो इसलिए हुआ था भाऊ क्योंकि पब्लिक ने सूचनाएं देनी शुरू कर दी थी कि आतंकवादी यहाँ छिपे हैं। कहाँ? वैसा ही माहौल कश्मीर में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो भविष्य कैसा दिखाई देता है अब आपको? मैं तो मानता हूं कि शायद 2021 में हम ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो गए, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं आज नहीं बता रहा हूं, 2015 में शायद मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। बात ऐसी होती ना कि एक आदमी किस ढंग से काम करना है, उसकी मजाक उड़ाने के बजाय उसको समझना जरूरी होता है। जी। मोदी जिस ढंग से काम करते हैं वो बातें नहीं करते, और जो करना है वो तो बताते ही नहीं, कर देते। करने के बाद आपको पता चलता है कि इसने कर दिया। अब देखिए कि वाजपेयी जी ने 98 में जो गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त उन्होंने 370 कॉमन सिविल कोड और अयोध्या मामला हटाकर बाजू में रखा था। जी। 2014 में मोदी जब मिडिल स्टेज पर आ गए तो उन्होंने ये 3 मामले उठाए ही नहीं। इतना ही नहीं, हाँ ये मंदिर उठाएंगे, मंदिर करेंगे, ये चिल्ला रहे थे सब लोग, पर आज तक मोदी अयोध्या गए तक नहीं। तो ये आदमी जरा, ये लोग समझ क्यों नहीं लेते? आपको बता दो कि जब 2013 में मैंने किताब लिखी थी, मोदी मेजॉरिटी लेकर आएगा बीजेपी के लिए, और यहाँ के बीजेपी के नेता भी मुझे पूछते थे कि हमारे पार्टी को गारंटी नहीं, आपके पास कैसी गारंटी है? मैंने उस वक्त किताब लिखी थी मोदी का वाई मोदी, और इस बार भी लिखी थी वाई मोदी अगेन। तो उसमें भी मैंने बोला था कि ये आदमी क्या कर रहा है, सोचो आप, उसको समझ लो। हराना बात की बात है, लेकिन उसको हराने के लिए समझ लेना जरूरी है, लेकिन ये लोग समझना नहीं चाहते। तो मोदी को ये सब करना था लेकिन बोलना नहीं था, इसलिए ये जो कर रहे थे उस पर ध्यान देना जरूरी था। अभी 370 कैसे हटाया गया आप देखिए कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट भी बोलती थी अरे कोई आदमी पत्थर मारता है बच्चे, उसके गोली मत चलाओ। तो करे तो क्या करे आप बताइए? तो इसके लिए पहले उन्होंने ये बात कर दी, इंटेलेक्चुअली पत्थरबाजी करते थे, पत्थर फेंकते थे, उनकी टांगे तोड़ी, उनको बंद कर दिया जी। बाद में उसका कानून लाया, और आज जो हम बोल रहे हैं कि आम आदमी नहीं मर रहा है, सब टेररिस्ट मर रहे हैं, उनकी सूचनाएं आ रही है, तो उनमें एक विश्वास पैदा कर दिया कश्मीरी लोगों में कि भाई ये हमको स्टेबिलिटी देगा, ये हमको स्टेबिलिटी देगा। तो क्या हुआ पूछते तो अरे 70 साल की बीमारी है। तो मुझे जो बार बार पूछते थे ये कितने दिन चलेगा, अभी तो 1 साल होने वाला है, जब ये लास्ट ईयर हुआ था 5 अगस्त को, मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते थे कि ये अभी जो कर्फ्यू लगा के रखा है वो कभी उठेगा, 1 हफ्ता होगा, 2 हफ्ता होगा। बार बार मुझे हमारे सेक्युलर दोस्त यहाँ के पत्रकार पूछते थे। मैंने बोला था ये टेम्पररी है, बिल्कुल टेम्पररी है,
बोले क्या बात कर रहे हैं, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बार बार 2 महीने हो गए, 3 महीने। तो एक दोस्त था मेरा, अच्छा दोस्त आज भी है, वो बोला तू टेम्पररी बोल रहा है, 3 महीने हो गए इसको टेम्पररी बोल रहा है। मैंने बोला तुझे टेम्पररी का मतलब मालूम है? बोला क्या? टेम्पररी का मतलब क्या है? सब लोग जानते हैं, टेम्पररी का मतलब 70 साल होते हैं, तो ये ऐसे 70 साल तक चलने वाला है। वो बोला तुमसे बात करना मुश्किल है। अरे बोला 35A और 370 ये तो टेम्पररी था ना, तो आपने ही टेम्पररी करके 70 साल चलाया कि नहीं? तो मोदी को टेम्पररी का मतलब आपने समझाया है कि टेम्पररी का मतलब 70 साल, तो 70 साल ऐसे चलेगा, उसके बाद सब उठेगा, चिंता मत करो, कर्फ्यू भी 70 साल तक चल सकती है, क्योंकि आपने टेम्पररी का मामला बता दिया। कर्फ्यू भी टेम्पररी है, फिर भी ये जल्दी उठ रही है, मेरा मानना है। सही ये बात हुआ, है। तो ये क्यों हुआ ये समझ लो। क्यों हुआ कि आम आदमी जो होता है उसको हुकूमत बहुत पसंद होती है। अगर उसके जिंदगी के छोटे छोटे मसले भी आप अधिकार दिखाकर तय करना चाहते, निकालना चाहते, तो आपको अधिकार दे देता है। तो ये वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अभी इसमें आपने बोला उसका मुस्तकबिल क्या है, तो मैं समझा दूं कि चीन को अगर हम न्यूट्रलाइज करते तो पीओके ओपन हो जाता। बिल्कुल। अभी पीओके में उन्होंने जो उनका हाईवे सिपेक निकला है, अगर उसका अधिकार उनका कायम कर देते, उसके बारे में हम उनके साथ एग्रीमेंट कर देते, तो बोलेंगे भाड़ में गया पाकिस्तान, ले लो तुम पीओके। तो लद्दाख में जो चल रहा है उसके बाद चाइना जब मार्जिनलाइज हो जाता है कि अब चाइना चारों तरफ से आर्थिक स्तर पर उसकी घेराबंदी हो गई है, तो बोलेगा कम से कम वो बचने दो। तो ठीक है भाई, जमीन तो हमारी है, अब आपने किया तो एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम सीपेक पर उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो बोलेगा पाकिस्तान भाड़ में गया, ले लो तुम पीओके, लेकिन हमारा सीपेक का रोड क्लियर रखो। तो पहली बात है, इस सौदे से हम पीओके खुला कर लेते, अक्साई चीन बाद में ले लेंगे, हमने तो उस पर अधिकार छोड़ा नहीं है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। स्लोली होने वाला है। मोदी ठंडा करके पीने वाला आदमी है, वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगा, आराम से करेगा, एक एक करके जिस ढंग से वो जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पीओके तो शायद अगले कुछ महीने में या एक साल में क्लियर हो जाएगा, जब चाइना ठंडा हो जाएगा। अभी वो बोल रहे हैं कि हमने सब जगह डीएस्केलेशन कर लिया, हम नहीं मान रहे, फर्क आप समझ लो। हम जी नहीं जी। मान रहे कि हमको चाहिए उतना डीएस्केलेशन करो, हम अड़े हुए बिल्कुल। हैं। और पार्लियामेंट में मोदी क्या बोले, वो खड़ा, आपको याद है जी। कि मैं वही जगह खड़ा हूं और वही जगह अड़ा हूं। ये उनके लिए नहीं, राहुल गांधी के नहीं बोल रहे मोदी, वो दुनिया भर के लिए बोले कि मैं वही खड़ा हूं और वही जगह पर अड़ा हूं। तो डी एस्केलेशन भी हमको चाहिए उतना, जब तक नहीं होता तब तक चीन में हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद जब चीन मार्जिनलाइज हो जाता है, तो पीओके खुला मामला है, हम चलकर लेंगे, लड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी सेना लड़ने के मूड में नहीं है, हिम्मत में नहीं है, औकात में नहीं है। उन्होंने जी तो गए 30 साल में लड़ने का मामला ही आउटसोर्स कर दिया है। जिहादी तो लड़ रहे, पाकिस्तानी कहां लड़ रहे हैं? सही। बराबर है। तो जब हम निकलेंगे लड़ने के लिए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुशर्रफ भी बोले हैं, बालाकोट के बाद मुशर्रफ ने क्या कहा था कि ये बार जी बार न्यूक्लियर वेपन की बात मत करो, अगर न्यूक्लियर वेपन पर लड़ाई निकल गई तो हम तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल। बचेंगे, ये मुशर्रफ बोले। तो इसका मतलब समझना जरूरी होता है कि एक बार कुछ महीने में चाइना न्यूट्रलाइज हो जाएगा और तब हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे आराम से, और लड़ने की भी जरूरत नहीं है। या कर्नल संतोष बाबू जैसे है,
वो बिना हथियार के भी लड़ लेते हैं। ऐसे जवान जिस देश में है उनको लड़ना नहीं पड़ता। और इसलिए मैं बारबोरा की बात भी करूंगा। बारबोरा मुझे बहुत पसंद आते हैं। वो जी बोलते जी हैं हम हमको किसने ऑक्यूपाई किया, बोलते हैं हम कभी ऑक्यूपाई करेंगे। जी तो जी हम जी पीओके पे भी रुकने वाले नहीं है। पीओके पे नहीं रुकेगा ये मामला। ये पूरा पाकिस्तान लेकर फेडरल एशिया होने वाला है। वो बहुत आगे चल के होने वाली बात है। लेकिन विजन मैं बता रहा हूं, विजन मैं बता रहा हूं। तो कश्मीर का तो मामला थोड़ा है, 70 साल का है। थोड़ा थोड़ा करके निपटेगा, 1 साल में पीओके निकल आएगा। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, इन सब पर हम एक और एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि दर्शकों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने किस छल प्रपंच से मीरपुर, मुजफ्फराबाद, स्कार्दू, आपके गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा किया था। और उस समय नेहरू के स्तर पर माउंटबेटन की सीख की वजह से क्या क्या बेवकूफियां हुई थी, जिनका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। तो अगले एपिसोड में कभी बात करेंगे इस पर। जरूर आज के जरूर। लिए आपका आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।